नमस्कार साथियों। जीके मध्यकालीन भारत का इतिहास में आज हम लोग दिल्ली सल्तनत और उसमें भी गुलाम वंश को देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। गुलाम वंश का जो पीरियड था ये था 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश का शासनकाल रहा है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक 1150 से 1210 इसका कार्यकाल रहा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रथम मुस्लिम राजवंश की स्थापना कैसे की? गुलाम वंश के बारे में आज हम इन डिटेल समझेंगे और इसका पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप एवं टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का संस्थापक और गुलाम वंश का पहला सुल्तान था। यह गौरी साम्राज्य का सुल्तान मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था। वर्ष 1206 में मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना उत्तराधिकारी बनाया। उसने तराइन के युद्ध 1192 ईस्वी के बाद भारत में तुर्की सल्तनत के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। देखिए, ये जो कंटेंट आपके सामने प्रस्तुत है, दिया गया है, इसमें से कई प्रश्न आपको बनते हैं। जैसे पहला प्रश्न तो ऐसे बन जाएगा कि दिल्ली सल्तनत का संस्थापक और गुलाम वंश का पहला सुल्तान कौन था? तो पहला ही लाइन में आपको आंसर दिया हुआ, कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? तो यह मोहम्मद गौरी का गुलाम था, जो कि मोहम्मद गौरी साम्राज्य का सुल्तान हुआ करता था। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को उत्तराधिकारी बनाया, मतलब दिल्ली सल्तनत की बागडोर 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथों में आई। उसने तराइन के युद्ध 1192 के बाद भारत में तुर्की सल्तनत के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये जो कंटेंट आज आपके सामने है, इन डिटेल जो मैं आपको आज समझा रहा हूँ, इसे अच्छी तरीके से अगर आप समझेंगे और वीडियो को अंत तक अगर आप देखेंगे तो आपका गुलाम वंश अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा मध्यकालीन भारत में, और आपको इससे संबंधित जो भी प्रश्न प्रतियोगिता परीक्षा में आएंगे वो एक भी छूटने वाला नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुइजुद्दीन का एक और गुलाम यलउज गजनी में सफल हुआ। गजनी के शासक के रूप में यलउज ने दिल्ली पर भी शासन करने का दावा किया था। हालांकि वह लाहौर से शासन करने वाले ऐबक द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था, लेकिन इसी समय से सल्तनत ने गजनी से अपने संबंध तोड़ लिए थे। इसको भी समझने की जरूरत है। मुइजुद्दीन का एक और गुलाम यलूज जो था गजनी में सफल हुआ था, मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक इधर दिल्ली और इधर पे शासन कर रहा था, और गजनी में करने वाला कौन था? तो यलूज था। हालांकि यलूज कहता था कि वो दिल्ली पर भी शासन का दावा करता था, लेकिन ऐबक इसको नहीं मानता था। और यह वही समय था जब मतलब ऐबक ने गजनी से अपने संबंध को तोड़ लिया था। गजनी का ही था आपका मोहम्मद गौरी, ये तो आप जानते हैं। और उस मोहम्मद गौरी ने ही इसे दिल्ली सल्तनत की बागडोर सौंपी थी, किसे? कुतुबुद्दीन ऐबक को। और वहाँ पर गजनी में मुइजुद्दीन का गुलाम यलूज शासन कर रहा था, और अभी तक दोनों के बीच संबंध थे। लेकिन जहाँ उसने बोला कि दिल्ली सल्तनत पर भी उसका शासन है, ऐबक ने अपने संबंध को, यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने संबंध को गजनी से समाप्त कर लिया। गुलाम वंश की स्थापना का श्रेय कुतुबुद्दीन ऐबक को जाता है। गुलाम वंश, जिसे मामलुक वंश के नाम से भी जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन, कि आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि गुलाम वंश को और किस नाम से जाना जाता है? तो गुलाम वंश को मामलुक वंश के भी नाम से जाना जाता है। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे संबंधित प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। भारत में दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश था यह। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, ये भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कुतुबुद्दीन ऐबक को और किस नाम से जाना जाता है? तो लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। आगे है, अगला जो शासक था वो इल्तुतमिश था, और इसका कालखंड था 1210 से 1236। और इसमें एक टॉपिक है कि इल्तुतमिश ने अपने क्षेत्र का विस्तार कैसे किया। इसे समझने की बहुत जरूरत है। टॉपिक को अगर आप अच्छे से समझेंगे तो प्रश्न आपको आसानी से हल हो जाएंगे। वर्ष 1210 ईस्वी में चौगान पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर घायल होने के कारण ऐबक की मृत्यु हो गई।
तो ऐबक की मृत्यु कैसे हुई और कब हुई? तो 1210 में चौगान अर्थात पोलो खेलते हुए। और खेल किस पे रहा था? घोड़े से गिरकर घायल होने की वजह से। उसका उत्तराधिकारी इल्तुतमिश था, जो ऐबक का दामाद था। यह भी ध्यान रखने की बात है कि उसका उत्तराधिकारी कौन था? इल्तुतमिश। और वह कौन था? तो ऐबक का दामाद था। इल्तुतमिश को उत्तर भारत में तुर्की विजय का वास्तविक समेकक माना जाना चाहिए। अपने राज्याभिषेक के समय अली मर्दन खान ने स्वयं को बंगाल और बिहार का राजा घोषित कर दिया था। सबसे पहले दिल्ली के पास इल्तुतमिश के कुछ साथी अधिकारी भी उसके अधिकार को स्वीकार करने के लिए अनुत्सुक थे। मतलब जब इल्तुतमिश को सत्ता हस्तांतरित हुई तो उस समय उसके जो दोस्त थे, मित्र थे और अधिकारी थे, वो भी इसकी सत्ता को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। राजपूतों को अपनी स्वतंत्रता का दावा करने का अवसर मिला। कालिंजर, ग्वालियर और पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र, जिसमें अजमेर एवं बयाना शामिल थे, ने सफलतापूर्वक स्वयं को तुर्की के प्रभुत्व से मुक्त कर लिया। लगभग इसी समय इल्तुतमिश ने ग्वालियर, बयाना, अजमेर और नागौर को पुनः प्राप्त करने के लिए कदम उठाए। मतलब जब राज्याभिषेक हुआ किसका? इल्तुतमिश का, तो उनके अधिकारी और उनके साथी ने इनका आधिपत्य स्वीकार करने से मना कर दिया। राजपूतों, खास करके कालिंजर, ग्वालियर और पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र, जिसमें अजमेर, बयाना भी शामिल था, उसने तो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया और तुर्की के प्रभुत्व से मुक्त कर लिया था। उसकी बातों को मानना बंद कर दिया। लेकिन इसी समय इल्तुतमिश ने फिर से ग्वालियर, बयाना, अजमेर और नागौर को फिर से अपने हाथ में लेने के लिए कठोर कदम उठाए थे। अपने शासनकाल के प्रारंभिक वर्ष के दौरान इल्तुतमिश का ध्यान उत्तर पश्चिम पर केंद्रित था। ख्वारिज्म शाह द्वारा गजनी की विजय के साथ उनकी स्थिति के लिए एक नया खतरा पैदा हो गया। मतलब अगला जो है, ख्वारिज्म साम्राज्य इस समय मध्य एशिया में सबसे शक्तिशाली राज्य था। और जब इल्तुतमिश दिल्ली पर शासन कर रहा था, उसी समय ख्वारिज्म साम्राज्य का उदय गजनी में हुआ और मध्य एशिया का वो सबसे शक्तिशाली शासक था। और इसकी पूर्वी सीमा अब सिंधु तक फैली हुई थी और वह फैलते फैलते सिंधु तक पहुंच चुकी थी। इस खतरे को टालने के लिए इल्तुतमिश ने लाहौर की ओर कूच किया तथा उस पर अधिकार कर लिया। और इसी समय वे कितना अग्रसोची था कि इस खतरे को पहले ही भांप लिया और उससे निपटने के लिए उसने लाहौर पर कूच किया, उसकी तरफ बढ़ा और उसको अधिकार क्षेत्र में, अपने अधिकार में शामिल कर लिया। ऐबक के साथ ही गुलाम कुबाचा ने खुद को मुल्तान का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया था और लाहौर तथा पंजाब के कुछ हिस्से पे कब्जा कर लिया था। ऐसा करना क्यों हुआ? लाहौर की ओर जाना इसका जरूरी हो गया क्योंकि ऐबक का साथी गुलाम कुबाचा जो था, उसने मुल्तान को अपना शासक घोषित कर दिया था। वो इल्तुतमिश को अपना शासन मानने के लिए तैयार नहीं था और लाहौर और पंजाब पर भी उसने कब्जा कर लिया था। इल्तुतमिश ने कुबाचा को मुल्तान और उच्च से भी बाहर कर दिया और इस प्रकार दिल्ली सल्तनत की सीमाएं एक बार फिर से सिंधु तक पहुंच गई। पश्चिम में सुरक्षित इल्तुतमिश अपना ध्यान कहीं और लगाने में सक्षम था। उसने अपने पड़ोसियों पूर्वी बंगाल के सेना शासकों और उड़ीसा तथा कामरूप और असम के हिंदू शासकों के क्षेत्र पर छापे मारे। बंगाल और बिहार में युवाज नाम के एक व्यक्ति, जिसने सुल्तान गयासुद्दीन की उपाधि धारण की थी, स्वतंत्रता ग्रहण की। 1226 से 27 में लखतौनी के निकट इल्तुतमिश के पुत्र के साथ युद्ध में युवाज पराजित हुआ और मारा गया। देखिए, बंगाल और बिहार में युवाज नाम का एक व्यक्ति, जिसने सुल्तान गयासुद्दीन की उपाधि धारण की थी, उसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। लेकिन 1226 और 27 के बीच लखनौती के निकट इल्तुतमिश के पुत्र के साथ युद्ध में वो हारा और मारा भी गया। बंगाल बिहार एक बार फिर से दिल्ली के शासन में आ गए। उसने रणथंभौर और जालौर के विरुद्ध अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए अभियान चलाया। उसने मेवाड़ की राजधानी नागदा, उदयपुर से लगभग 22 किलोमीटर पर भी हमला किया, लेकिन गुजरात की सेनाओं के आगमन पर उसे पीछे हटना पड़ा। प्रतिशोध के रूप में इल्तुतमिश ने गुजरात के चालुक्यों के खिलाफ एक और अभियान चलाया, लेकिन इसे नुकसान के साथ खदेड़ दिया गया। तो आशा है कि वीडियो आपको अंत तक देखने से काफ़ी लाभ हुआ होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। कल हम लोग रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे और उससे आगे की जानकारी को ग्रहण करेंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी
तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर करें। और वीडियो के पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम एवं व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और सारी जानकारियां आपको कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, एसएससी, जीडी इत्यादि में मदद कर सकते हैं। अंत तक देखने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। और अगली वीडियो नेक्स्ट दिन मैं फिर से डालूंगा। धन्यवाद।